आप सभी का स्वागत और सभी को नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 अध्याय 7वां भूगोल हमारा देश भारत भाग 2 के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि इस संदर्भ में हमने भाग 1 में देखा कि उसमें भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखा। जैसा कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। मतलब चारों तरफ जो स्थिति है, सागर, महासागर, खाड़ी और पर्वत, इस तरह की स्थिति है। भारत की जो पड़ोसी देश है उनको भी हमने देखा, जैसा पाकिस्तान है, चीन है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये हमारे पड़ोसी देश है और इसके संदर्भ में भी हमने देखा राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन। जैसा कि हमारे देश में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, इस संदर्भ में भी हमने देखा। अभी हम देखेंगे भौतिक विभाजन के बारे में क्या स्थिति है। जैसा कि हमने देखा हिमालय के समांतर 3 श्रृंखला में इसको हिमालय पर्वत को बांटा गया है। जैसा कि हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत ये भारत के उत्तर में और पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर यानी 15.50 मील लंबा है और चौड़ाई इसकी 200 से 400 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट जो आपका नेपाल के अंदर आता है, तो ये माउंट एवरेस्ट काफ़ी ऊंची चोटी यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और इसका फीट में देखा जाए तो 29,035 फीट और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अब ये हिमालय को 3 पर्वतीय श्रृंखला में बांटा जाता है। उसमें सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला बृहत हिमालय या हिमाद्री। अब उसमें जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसमें कंचनजंगा सिक्किम में आता है 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर और फीट में 25,646। कामेत 7,755 मीटर और फीट में 25,446। त्रिशूल 7,120 मीटर और फीट में 23,359 फीट। अभी इसमें जैसा कि मध्य हिमालय या हिमाचल आता है, जैसा कि हमने हिमालय को देखा, मध्य हिमालय को आप देखिएगा, उसमें आपका ये आता है आपका बृहत हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में आता है। टूरिस्ट सेंटर आपको मालूम है शिमला हिमाचल में आता है, मसूरी नैनीताल ये उत्तराखंड में आता है और उसके दक्षिण में आता है शिवालिक, ये हिमाचल के या हिमालय अथवा बृहत हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में आता है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसा कि पर्वत, पठार, मैदान, ये भाग उसके अंदर आता है। जैसा कि आप देखिए इस मानचित्र की सहायता से उत्तर में हिमालय आता है, इसके अलावा ये पर्वत, जैसा कि दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार का भाग आप ये देखिए। इसके अलावा मैदानी भाग ये पंजाब हरियाणा से लेकर आपका बिहार उत्तर प्रदेश का भाग और उसमें आपका तट जाता है पश्चिम तट और पूर्व तट और द्वीप समुद्र, उसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये द्वीप समूह आते हैं। तो यह भारत के 5 भौतिक विभाग आप देख सकते हैं। अभी उसमें ये हिमालय मतलब बर्फ का घर, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। तो अभी उसके बारे में हम देखेंगे। पहला पर्वत, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का काम करता है। हिम आदि का आलय मतलब बर्फ का घर। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमेशा बर्फ रहता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य श्रृंखला में बांटा गया, जैसा आपको मैंने अभी बताया। सबसे उत्तर में आता है आपका बृहत हिमालय या उसको हिमाद्री और ये सबसे विश्व की ऊंची चोटी यहाँ पर है। मध्य हिमालय में हिमाचल हिमाद्री ये आता है और यहाँ पर लोकप्रिय पहाड़ियाँ हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। और जैसा कि शिवालिक ये सबसे दक्षिण में स्थित आती है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं और ये पूरा बर्फ से ढका हुआ ये पर्वतीय क्षेत्र है। अभी आप यहाँ देखिए ये बृहत हिमालय का भाग आप देखिए, एक बार आप समझ लीजिए। ये K2 है बृहत हिमालय,
या नंगा पर्वत, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ये आपके 3 समांतर भागों में हिमालय पर्वत को बांटा गया है, या ट्रांस हिमालय या कैलाश मानसरोवर, जहाँ से आपके सिंधु नदी का और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर आप देखिए एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचाई है। यह आपका कंचनजुंगा और यह नामचा बरवा या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 3-4 भाग उसके अंदर आते हैं। तो ये हरे कलर का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला, नीचे नहीं, तो ये भाग आपका आता ही हिमालय का भाग। अभी दूसरा आता है भारत के उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। आप सभी को पता है कि हमारी जो जनसंख्या है उसके भरण पोषण के लिए हमको अनाज या फसल उत्पादन, यहाँ पर जो जलोढ़ और जो खांदर जो मिट्टी है वो हमारे लिए काफ़ी फसल उगाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह मैदान सपाट और समतल है। जैसा कि आपको मालूम है, यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा इनके सहायक नदियों के द्वारा बना हुआ है। अभी हम देखते हैं कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। यदि आप देखेंगे कि उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली जो नदियां हैं गंगा को, उसमें यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है और काक्षी और अनेक छोटी मोटी नदियां हैं। जैसा कि दक्षिण के पठार से मिलने वाली जो नदियां हैं गंगा को मिलने वाली, उसमें चंबल, सोन, बेतवा, केन, टोंस, ये आदि नदियां ये गंगा नदी को आकर अलग अलग जगह पर मिलती है और उससे बड़ी गंगा बनती है। अब जैसा कि सिंधु नदी की बात यदि हम करते हैं तो सिंधु नदी में जैसा कि आपको मालूम है उसकी बड़ी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ये इसको आप याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सहायक नदियां आपको कभी भी आ सकती है, जनरल नॉलेज के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरी नदी है बहुत बड़ी, जो काफ़ी लंबी भी है, लगभग उसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। अब बाएं तरफ से इसको जो आकर नदियां मिलती है, अभी आप देख सकते हैं, तो इन नदियों में बाएं तरफ से दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोलन, और दाएं तरफ से मानस, बेकी, रेडक, जलंधा, तिस्ता और सुबनसिरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर जो बड़े शहर बैठे हुए उसमें आप गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर ये नाम है। अब ब्रह्मपुत्रा नदी को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बांग्ला भाषा में या बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जाना जाता है, चीन में उसका या, लू, त्संग, पू, चियांग इस नाम से, और तिब्बत में उसको सांपो के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों भी नदियाँ हमारे जीवन में इसका महत्व है। और इन्हीं नदियों ने लाए हुए प्रभाव के कारण, ये जैसा कि सिंधु नदी यहाँ पर उद्गम होता है और उसके बाद वो पाकिस्तान को जाकर बंगाल के अरबी समुद्र को जाकर मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है सीधा या अरुणाचल से सीधा या असम होते हुए यहाँ पर बांग्लादेश से बंगाल के उपसागर को जाकर मिलती है। तो इन नदियों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हरे कलर का भाग है, इन नदियों ने लाया हुआ गाद, बालू, मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, ये निक्षेपों के कारण समतल मैदानी प्रदेश अब बना हुआ है। अब ये जलोढ़ निक्षेप क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ये नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है और ये नदी के बेसिन में उसको निक्षेपित करती है, यानी जमा कर देती है। अब सहायक नदियाँ जो है, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर दाएं बाएं किसी भी तरफ आकर मुख्य नदी को आकर मिलती है, जैसा कि सिंधु नदी की रावी, चिनाब, ब्यास, सतलुज ये उसकी उपनदियाँ हैं। तो इसी तरह अन्य नदियाँ भी उसको आकर मिलती है। अभी आप देखेंगे कि आगे भारत के विशाल मैदानों को आप देखिए, जैसा कि ये सिंधु नदी, यहाँ पर ये आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ से कैलाश मानव सरोवर से निकलकर ये आपकी ये जो तीसरी नदी है आपका गंगा नदी, या उत्तराखंड से होते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश से बिहार से ये नदी सीधा आकर बंगाल के उपसागर को आकर मिलती है। तो इस तरह ये नदियाँ यहाँ पर उन्होंने बालू के मतलब इस जगह पर उन्हें समतल मैदानी प्रदेश तैयार किया है, जैसा कि पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये पूरा क्षेत्र आपका इन नदियों ने बनाया हुआ
समतल मैदानी प्रदेश है या सहायक नदियों के द्वारा बनाया हुआ प्रदेश आपको ये विशाल मैदान दिखाई देता है। अभी आप यहाँ देखेंगे भारतीय महामरुस्थलों के बारे में। अभी जैसा और एक मुद्दा उसमें रह गया, जो जलोढ़ या निक्षेप सहायक नदियाँ यहाँ पर छोड़ देती है, नदियों के कारण यहाँ पर आप देखेंगे कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान होती है और इस क्षेत्र में आपको सबसे अधिक जनसंख्या मिलती है। अब वहाँ पर जनसंख्या का अधिक होने का कारण क्या है? वहाँ की जलवायु काफ़ी अच्छी है, समतल मैदानी प्रदेश है, फसल उगाने के लिए वहाँ ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, जैसा कि सड़क यातायात के लिए समतल भूमि होने के कारण ज़्यादा कठिन नहीं है और इसलिए वहाँ पर आपको अधिक आबादी मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है, कृषि यहाँ का प्रमुख उद्योग है और पानी की कोई कमी नहीं और समतल मैदानी प्रदेश। और इन्हीं सभी कारणों के कारण आपको उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या आपको देखने मिलती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे महामरुस्थल, जैसा कि भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। आपको मालूम है राजस्थान के पश्चिम में जो थार का मरुस्थल है, इसके अलावा यहाँ गुजरात के अंदर भी है, लेकिन सबसे बड़ा भारतीय महामरुस्थल या थार ये राजस्थान के अंदर आता है। अब ये शुष्क गर्म, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पर रेती जहाँ भी कहीं आप देखेंगे, ये रेती देखिए आप, ये रेती जहाँ भी कहीं देखिए आप रेती मिलती है। अब यहाँ बारिश की कमी होने के कारण वनस्पति आपको बहुत कम मिलती है तो जो कंटीले प्रकार की वनस्पति, कैक्टस जैसी वनस्पतियाँ मिलती है और वर्षा बहुत कम होती है और इसलिए यह तापमान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब यह अगला भाग देखिए, प्रायद्वीपीय पठारों का भाग भारत के पश्चिम भाग में स्थित है यह प्रायद्वीपीय पठार। अभी इसका आकार जो है वह इस तरह त्रिभुज आकार का है। आप ये देखिए, भारत का ये दक्षिणी भाग है, इसको दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग भी बोलते हैं। दरअसल काफ़ी ऊंचा नीचा है, जैसा कि यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, सह्याद्री पर्वत है, विंध्य पर्वत आता है। विंध्य पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को ये अलग करता है, उसके बीच में है। जैसा कि यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत आता है, यहाँ पर सह्याद्री पर्वत है, तो कई सारे यहाँ पर आपको अलग अलग पर्वत श्रृंखला ही मिलती है, घाटियाँ मिलती हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत जो राजस्थान के अंदर आता है और ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में इसका नाम आता है। अब इसके बाद आप देखिए, ये उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र अभी हमने देखा, उत्तर के विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब ये तटीय भाग आप देखिए, ये जो तटीय भाग है ये मालवार तट और ये कोरोमंडल तट, या उसको पश्चिमी घाट इसको बोलते हैं और इसको पूर्व घाट बोलते हैं। उन दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी आप यहाँ देखिए, ये आपका सह्याद्री और सातपुड़ा ये पर्वत श्रेणी, यहाँ प्रायद्वीपीय पठारों का भाग आप देखिए। आगे आप देखिए, इस पठार के पश्चिम घाट एवं पूर्व घाट, विंध्य एवं सातपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखला, यहाँ से नर्मदा और तापी नदी निकलती है। जैसा कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं, तापी और नर्मदा। अब ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है और विंध्य से, और ये नदियाँ सीधा जाकर अरब सागर को मिलती है। अब जैसा कि पूर्व की जो नदियाँ हैं, जैसा कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है, इन्होंने बड़ा डेल्टा का प्रदेश तैयार किया है, लेकिन इन नदियों ने नहीं किया, क्योंकि वो संक्रिय है, सीधा उसका पानी समुद्र में जाकर जो बाढ़, मिट्टी, जो भी कंकड़ सब अपने प्रवाह के साथ ले जाती है और वह छोड़ देती। इस पश्चिम की तरफ इन्होंने कोई अपना जलोढ़ या बाढ़कृत मैदानी क्षेत्र तैयार नहीं किया है। आगे आप देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। अभी आप देखिए, मैंने इसलिए आपको ये समझने के लिए ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारों का भाग, ये दक्षिणी भाग आप देख सकते हैं मानचित्र के अंदर, इसलिए आपको समझाने के लिए मानचित्र भी रखा है। और यहाँ पर आप देखिए पश्चिम घाट और ये पूर्व घाट। यहाँ पर पश्चिम घाट के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। एक विस्तार एक समान आपको दिखता है, कहीं भी आपको टूटा फूटा नहीं दिखता। यह पश्चिम, जैसा कि मुंबई पश्चिम की तरफ है, आपको समझने के लिए आसान भाषा में। जैसा कि तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, संकरे यानी गहरे हैं, और तापी और नर्मदा अरबी समुद्र को में जाकर मिलती है, और इन्होंने कोई डेल्टा यानी जो मिट्टी वहाँ कर बहाकर लाई है
तो कोई समतल मैदानी प्रदेश वहाँ तैयार नहीं किया है। अब यहाँ पर आप पूर्व घाट को देखेंगे तो यहाँ बीच बीच में टूटा हुआ, या आप देखिए ये बीच बीच में टूटा हुआ है, एक समान दिखाई नहीं देता और अपेक्षाकृत चौड़ा है, क्योंकि महानदी कृष्णा और कावेरी इन नदियों ने यहाँ डेल्टाई प्रदेश तैयार किया है। डेल्टा मतलब अपने प्रभाव के साथ लाया हुआ मलबा, मिट्टी, बालू, कंकड़ यहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि समतल मैदानी प्रदेश होने के कारण वो उतनी ताकत उसके अंदर नहीं है और समुद्र आगे भी उथल है। अब ये बंगाल के उपसागर को जाकर मिलती है। ये नदियाँ मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा निर्माण करती है, जैसा कि कावेरी नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है त्रिभुज प्रदेश। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के मुहाने पर सुंदर वन या वहाँ डेल्टा मिलता है और वह सबसे ज़्यादा सुंदरी के वन यानी मैनग्रोव जाति की वनस्पति मिलती है, तो ये उसका विशेष है। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ यह घाट वेस्टर्न घाट की रेंज, अब यहाँ देखिए किस तरह है ये वेस्टर्न घाट की रेंज। वेस्टर्न घाट की रेंज मतलब आपका यह सह्याद्री पर्वत आप देखिए, ये उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका पूर्व घाट की तरफ का ये माउंटेन रेंज है। तो इस तरह ये दोनों में फ़र्क है। जैसा कि आपकी मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वही आप आगे इधर पुणे में थोड़ी होती है, लेकिन अहमदनगर या आगे दूसरा भाग है वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि यहाँ पश्चिम से आने वाले आर्द्रतायुक्त पवने इसी को यहाँ रोक देते हैं और हवा आगे शुष्क होकर बहने लगती। इसलिए जो आपका कोंकण में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वही बारिश आपके वह जो दूसरा पूर्व की तरफ का भाग है यहाँ पर कम होती, उसका वही कारण है। अभी आप दूसरा देखेंगे लक्षद्वीप। अब ये द्वीप, अब ये लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइसलैंड को आप देखिए। अभी हम पहला देखेंगे ये भारत का ये दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। अब यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा भाग आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, काफ़ी दूर है भारत से, लेकिन यह भारत का है। और दूसरा लक्षद्वीप आप यहाँ देख सकते हैं, ये लक्षद्वीप हमारे देश का है और वो भारत के या इस तरफ पश्चिम की तरफ आता है, और ये पूर्व में आप देख सकते हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों भी द्वीप हमारे देश के हैं। और जैसा कि यहाँ श्रीलंका देश को आप देख सकते हैं, पाल्प की समुद्र धुनी से भारत के तटीय क्षेत्र को ये अलग कर देता है, तो यह पांचवा भाग हो गया। अभी आप यहाँ देखेंगे प्रवाल, ये जो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का वह निर्माण करते हैं। अभी आप जैसा देखिए, आप गंगा ब्रह्मपुत्रा नदियों विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसा कि सुंदरबन डेल्टा के बारे में हमने देखा। और ये डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल ये का वो भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह नदी का मुहाना उसको कहते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर प्रवाल द्वीपों को आप देखेंगे तो ये जो है पॉलिप उसे कहा जाता है। अभी आप दूसरा, ये सुनामी 2004 में आई थी, आप सभी को मालूम है, काफ़ी तमिलनाडु में उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था। तो एक 8वीं क्लास के एक छात्र ने एक कविता उसके ऊपर लिखी है, थोड़ा सा उसको भी आप देखिए। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाप, जलजले की काली छाप पड़ी है। सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया, मतलब जो सुनामी, ये जापानी नाम, जैसा कि तूफान समुद्र के अंदर आते हैं, सुनामी तुर्सनामी मतलब समुद्र के अंदर चक्रवादल आना, उसको जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे समुद्र में उठे अलोइन मीलों दूर फैला साया, प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। अब यह विनाश का था विकराल आकार, मतलब जो समस्या आ रही थी काफ़ी उसका आकार विकराल रूप था। जैसा कि चारों ओर मचा हाहाकार, कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। लोग जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र पर थे वो अपना प्राण बचाने की कोशिश की, जो कुछ लोग थोड़े बहुत बच गए, बाकी लोग जो उसमें उनकी जान चली गई।
हिंद महासागर का रक्षक अब बना हमारा भक्षक, सर्वत्र निकल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। अब इसने मानव का अस्तित्व ही नष्ट कर दिया, क्योंकि इसका अकराल विकराल रूप था। समुद्र तटवर्ती रहने वाले लोगों के मकान, गाड़ी, सब कुछ उसमें बहकर चली गई। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण सहायता में पीड़ितों के। जो लोग उसमें पीड़ित लोग थे, जिनका नुकसान हो चुका था, जिनके घर संसार सब कुछ खत्म हो चुका था, जिनके घर के लोग मर चुके थे, ऐसे पीड़ितों के लिए ये दिखाने सागर को कि हम वो है जो कदापि नहीं डरते। मतलब हमारे सामने कितने भी बड़े संकट आ गए तो ऐसे संकट के समय सभी हम आगे आकर जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। रात थी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी, फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ दमकेगी। तो इस तरह दिन आते रहते हैं, कभी कभी ऐसे बुरे क्षण आते हैं, कभी अच्छे क्षण आते हैं, लेकिन हमने हमेशा अच्छे विचारों को सोचना चाहिए। ऐसे दुख भरे प्रसंग हमारे साथ आएंगे और हमने हमेशा आशा के साथ रहना चाहिए। और ज़िंदगी करवट बदलेंगी, उसके बावजूद भी वो ऐसे दिन बदल जाएंगे और उस बदलते दिन के साथ भी हमने अपने आप को बदलना है और खुशी को व्यक्त करना है। अभी ये 4th क्लास का वेदनाथ स्वेन कक्षा का लड़का है, उसने ये सुनामी के बारे में अपना चित्र निकाला है। ये देखिए, आप समुद्र है, समुद्र की तरंगें जोर जोर से आकर यहाँ टकरा रही है, यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो ये छोटे बच्चे ने अपना चित्र निकाला है। तो इसी तरह हमारा ये भाग दूसरा भी खत्म होता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बार बार देखें, ताकि आपको समझ में आएगा। हमने उसमें अधिकतर ज़्यादा जानकारी दी है आपको समझने के लिए। तो आप जो चैप्टर के नीचे जो प्रश्न हैं उसको आप अपने होमवर्क के नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।